और नहीं होगा तो जहर का पुड़िया दीजिएगा, हम लोग खा के मर जाएंगे। लेकिन अगर बाल बच्चों को हम नहीं पाल सके तो हम कैसे जिंदा रहेंगे? हम चोरी नहीं करेंगे, हम इज्जत से कमाते हैं, इज्जत से कमाने दीजिए। अगर इज्जत से कमाने नहीं दीजिएगा तो इज्जत से आपके दरवाजे पे आके मर जाएंगे। ये बंदा उठाना पड़ेगा। इवेंटरी माफिया में तुम्हारे नेता लोग शामिल हैं जिनको हिस्सा मिलता था। ये लोग कमीशन एजेंट हैं। इन लोगों ने रास्ता दिखा दिया तुमको लुटवाने का। रात को उनके साथ मिलकर लुटवाता है और दिन को तुम्हारे साथ आके आंसू बहाता है। सब बात में खाली नेता, सब बात में नेता। नेता तुम्हारा सौदा भी कर लेता है, जरा इसका भी ख्याल रखो। सड़क पर चलने वाले जितनी भी गाड़ियां हैं, उन गाड़ियों में सबसे गरीब, सबसे शोषित अगर कोई है तो वो ट्रैक्टर का ड्राइवर है। आपको लीडर बनना है हक के लिए। जिस दिन आवाम खड़ी हो जाएगी उस दिन अफसर के बाप को भी जुल्म करने पर सोचना पड़ेगा कि यहाँ की जनता जागरूक है। अगर एक ट्रैक्टर वाले पर डंडा लगाएंगे। जो 4 लेन बन रहा है, आप नदी का मिट्टी काट के ले जा रहे हैं, उस पर कोई रोक नहीं है। सारा कानून गरीबों के लिए है। सभी चालकगण और मीडिया के साथियों, मैं इस वक्त समाज के उन गरीब और कमजोर लोगों के दरमियान में खड़ा हूं जो धूल मिट्टी में सनकर कृषि का काम हो या लोगों के मिट्टी और दूसरे सामान का ढोने का काम हो, वो कर रहे हैं। बल्कि दूसरे शब्दों में अगर हम ये कहें कि कल तक बैलगाड़ी चलाकर जिस तरह से लोग देश की सेवा करते थे, आज ये बेचारे लोग ट्रैक्टर चलाकर देश की सेवा कर रहे हैं। अगर घर बनाने के लिए मिट्टी की ज़रूरत पड़े, अगर ईंट बनाने के लिए मिट्टी की ज़रूरत पड़े, सड़क बनाने के लिए मिट्टी की ज़रूरत पड़े, सरकारी भवन के निर्माण के लिए मिट्टी की ज़रूरत पड़े, तो मिट्टी कहीं बाजार में उसकी कोई दुकान नहीं है। उसकी कोई दुकान नहीं है, बल्कि वो किसी न किसी रैयत के खेत से काटनी पड़ेगी। जिसको लेकर बिहार सरकार के फैसले के विरुद्ध स्थानीय प्रशासन द्वारा जो आप लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, मैं उससे बखूबी वाकिफ हूँ। मुझे ये खबर मालूम होकर बड़ी तकलीफ हुई है कि आप लोग पिछले एक हफ्ते से, गोया 2 तारीख से आज बैठे हैं आप लोग, और आज हम लोग 8वीं तारीख में हैं। लगातार ये 6-7 दिनों तक आप यहाँ बैठे हैं और अब तक जिला प्रशासन ने आप लोगों की शिकायत पर कान धरने का कोई काम नहीं किया है। आप लोगों के दुख तकलीफ को सुनने के लिए किसी पदाधिकारी को नहीं भेजा है। मैं समझता हूँ एक जिम्मेदार जिला के प्रशासक या जिला के दूसरे लोगों की जिम्मेदारी ऐसी नहीं होनी चाहिए। मैं आप लोगों के मुद्दे पर विधानसभा में आपके कहे बगैर भी हमने उठाया था। मुझे खबर मिली तो मैंने इस मुद्दे को उठाया था। और आपको मालूम होना चाहिए कि आज से 3 साल कबल यही मामला जब आया था, अमोर वैसा के हमारे कुछ ट्रैक्टर वालों का ट्रैक्टर पकड़ा, तो मैंने विधानसभा में इस सिलसिले में प्रश्न किया और वहाँ पर बाजाबता खनन मंत्री ने जवाब दिया कि अपने निजी ज़मीन से मिट्टी काट कर काम कराने पर कोई रोक नहीं है। लेकिन ये बेईमान ऑफिसर आज निजी ज़मीन से कोई मिट्टी काट कर ले जाता है तो उसके गाड़ी को भी चालान करता है। मैंने यूपी में देखा है कि ट्रैक्टर के डाले यहाँ के डाले से दोगुने होते हैं और उस पर ट्रक के बराबर की ऊंचाई में गन्ना कसकर किसान ले जाता है और उस पर कोई रोक टोक नहीं है। दूसरी बात ये भी बता दूं कि यूपी में ट्रैक्टर के डाला पर कोई टैक्स नहीं है। बिहार की यह सरकार, जिससे हमने बार बार मुतालबा किया है कि कम से कम ट्रैक्टर वालों के डाला को टैक्स से मुक्त किया जाए, इसलिए कि जो भी ट्रैक्टर चालक हैं या ट्रैक्टर के मालिक हैं वो गरीब लोग हैं, वो किसान हैं, वो मजदूर हैं। और सीमांचल में जहाँ कल कारखाना नहीं है, पूरे बिहार में पलायन सबसे ज़्यादा यहाँ पर है, निरक्षर लोग सबसे ज़्यादा यहाँ पर हैं, बेरोजगारी सबसे ज़्यादा यहाँ पर है। तो ये बेईमान ऑफिसर क्या चाहते हैं कि हमारे ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर नहीं चलाए, अपने बाल बच्चों की रोटी के लिए, अपनी माँ की दवाई के लिए क्या सड़कों पर लेकर बंदूक लेकर आ जाएं, डाका करें, डाके डालें, बच्चों को किडनैप करें? यही काम कराने के लिए चाहते हैं। ये लोग चाहते हैं कि हमारे लोग चोरी में आ जाएं, हमारे लोग दूसरे काम में मुजरिमाना काम करें। रोजी रोटी ये कमा रहा है। मैं समझता हूँ सड़क पर चलने वाले जितनी भी गाड़ियां हैं, उन गाड़ियों में सबसे गरीब, सबसे शोषित अगर कोई है तो वो ट्रैक्टर का ड्राइवर है। हमेशा खुले में, बारिश हो या जाड़ा, खुले में बैठा हुआ अपने डाला पर गाड़ी चलाता है। धूल हो, आंधी हो, तूफान हो, सबका मुकाबला करता है।
बस में बैठा हुआ, ट्रक में बैठा हुआ, एसी में बैठा हुआ ड्राइवर होता है, लेकिन धूप, पानी, सर्दी, सारी तकलीफों को बर्दाश्त करके एक ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर चलाता है और उस पर भी इन जालिमों का पेट नहीं भरता, इनको लूट रहा है। मैं पूरे तौर पर समझता हूं, चाहे खनन पदाधिकारी हो, चाहे परिवहन पदाधिकारी हो, उनका यह जुल्म सहा नहीं जाएगा। आप लोग धरने में बैठे हैं, आप लोगों से मैं कहूंगा कि आप लोग चेतावनी दीजिए कि हम लोगों के आज 6-7 दिन हो गए, लेकिन प्रशासन की तरफ से हम लोग को कोई आश्वासन नहीं दिया गया। यदि 2 दिन में, 3 दिन में अगर हमको आश्वासन नहीं दिया गया तो हम कलेक्ट्रेट के सामने में, हम अनुमंडल के सामने में अनशन पर बैठेंगे। जब हम इज्जत से जिंदा ही नहीं रह सकते हैं तो लड़ते हुए आपके दरवाजे पर मर जाएंगे। ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी नौजवानों। जब तक लड़ाई नहीं लड़ोगे, कहीं भी इतना शोषण नहीं है। मैं कह रहा हूं, इन जालिमों को, इनको अकल नहीं है क्या? गांव में हमारा 10 किसान है, उसकी जमीन है, 50 मजदूर है, उसकी कोई जमीन नहीं है। वो बेचारा किसी किसान से कहता है कि साहब हमारा घर, नया घर बना रहे हैं, घर सैलाब में कट गया है, हमको आपके यहाँ की 5 ट्रैक्टर मिट्टी दे दीजिए। बहुत सारा किसान है, गरीबों को यूं ही मिट्टी दे देता है। अब वो गरीब अगर मिट्टी लेके जाता है तो वो कारोबार हो गया। ये कहां से कारोबार हो गया? रॉयल्टी का मामला है तो ये पूछो कि जितने भी ट्रैक्टर वाले हैं, जो भाटा वाले हैं, उसने कितनी जमीन वाले को पैसा दिया, किससे लीज कराया, कितनी मिट्टी काटी, कितना रॉयल्टी उसने दिया, तुम उससे हिसाब पूछो, है ना। जो 5 फीट मिट्टी का रॉयल्टी नहीं काटता है वो 7-7 राउंड भाटा चलाता है। तुम उससे कुछ पूछने के लिए तैयार नहीं हो, चूंकि तुमको वहां से मोटी रकम मिल जाती है। और यहां ट्रैक्टर वाला जो दिन भर में सारी मुसीबत झेलकर 1000-1500 रुपया कमाता है और फिर साल भर में कभी एक एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया तो उसको 50,000 लाख रुपए का जुर्माना भी लग जाता है, तो आखिर ये ट्रैक्टर चालक क्या करके खाएगा? हम आपकी लड़ाई के साथ हैं। अभी चलते सदन में इंशाअल्लाह मैं आपके मुद्दे को फिर से कोशिश करूंगा। मेरी पार्टी के सारे लोग आपके साथ हैं, मैं उनको भी समझाऊंगा कि इनकी पीड़ा क्या है। प्रश्न का जवाब है बाजाप्ता मंत्री का कि निजी कार्य के लिए काटने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। और यहाँ पर ओवरलोडिंग, ये रात भर जो ओवरलोडिंग गाड़ियाँ ये पास कराते हैं, ये दरअसल किशनगंज के नौजवानों, सीमांचल के नौजवानों, हमारी बेबसी और हमारी लाचारी सिर्फ इस वजह से है कि हम लोग जागरूक नहीं हैं। एक रात में यहाँ पर 3-3 लाख, 4-4 लाख, 5 लाख रुपए की उगाही होती है। इसमें कौन है जिम्मेदार? हमारे डीएम और एसपी को देखना चाहिए कि एनएच में हो, एसएच में हो या फिर पीडब्ल्यूडी की सड़कों में हो, रात भर जो ओवर लोड वाली गाड़ियां गुजरती हैं, गैर कानूनी सामान को लेकर गुजरती हैं, वो सारे पैसे रात को वसूली किए जा रहे हैं। आज दिन के उजाले में एक ट्रैक्टर मिट्टी कोई काटेगा, लाख रुपया जुर्माना कर दीजिएगा। क्या मतलब है? चोरी करके खाएगा वो, डकैती डालेगा या बाल बच्चों को जहर पिलाएगा? आप लोगों की लड़ाई बिल्कुल सही है, आप लोग सही लड़ाई लड़ रहे हैं। ये बता दें कि यह गरीब आदमी अपने घर में मिट्टी भरना चाहता है, एसडीओ साहब बता दें, खनन पदाधिकारी बता दें कि मिट्टी की दुकान कहाँ है, कलेक्ट्रेट में है न अनुमंडल में है, वहीं से खरीद कर लाएगा वो। अरे यहाँ पर गाँव में मरोवत में लोग जीते हैं। कोई भी गरीब घर बनाता है, अपने गांव के किसानों की मिट्टी काट के लाता है वो, और उस पर रोक लगाने का काम करेंगे, कागज पत्र देखेंगे। आपने कार्यालय क्यों नहीं खोला कि जो लोग मिट्टी काटेंगे वो लोग दरखास्त दें, उसकी इंक्वायरी होगी और हम फौरन उसको वो करेंगे? आपने कोई उपाय नहीं किया। सरकारी तौर पर मिट्टी दिला दीजिए आप। यहां पर आज अभी जो 4 लेन बन रहा है, आप नदी का मिट्टी काट के ले जा रहे हैं, उस पर कोई रोक नहीं है। सारा कानून गरीबों के लिए है। और आज उस मिट्टी की जिससे कटाई हो रही है, अगर यहाँ के लोगों ने ध्यान नहीं दिया तो ये महानंदा नदी पूरब तरफ बहती है, बगल के फिर पश्चिम तरफ चली जाएगी, फिर बगलबारी और चकंदरा को काटने लगेगी। तो यहाँ पर जो सिचुएशन खराब हो रहा है, सरकारी जमीन में, अपनी निजी जमीन में मिट्टी काटने का हमको आदेश है, वो जमीन हमारी है, किसी के बाप की नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ चीजें ऐसी हैं जो समाज को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। वही है कि कहीं पुल है तो अगर किनारे में जमीन है तो वहां मिट्टी न काटिए, जिससे कि पुल के कट जाने का, सड़क के टूट जाने का अंदेशा हो। कहीं नदी है और किनारे में आपकी जमीन है, वो मिट्टी काटते हैं, उससे नदी के धारा के परिवर्तन हो जाने का मामला है, तो वहां मिट्टी नहीं काटना है। बकिया जहां जमीन आपकी है वो मिट्टी आप काट सकते हैं। ये बिना वजह का, हमारे यहाँ न खनिज है, न हमारे यहाँ कल कारखाना है,
न रोजगार के दूसरे मौके हैं। सरकार की सारी रिपोर्ट कहती है कि सबसे ज्यादा पलायन मजदूर अगर कहीं है तो वो किशनगंज के जिला में है। जिस तरह मेला लगा रहा था दिल्ली पंजाब जाने वालों का किशनगंज स्टेशन पर कहीं नहीं रहता। कोई दिन ऐसा नहीं है जो हमारे यहाँ लाशें बाहर से नहीं आती हैं। आज भी मुसलडंगा की 2 लाश अभी आ रही है। वो बेचारा गरीब खाना बना रहा था, वहां पर सिलेंडर बरस कर गया। माँ रोती है, बीवी रोती है, बच्चा कोई देखने वाला नहीं है। इन अफसरों को नहीं सोचता कि ये हमारे गरीब लोगों की कमाई धमाई यहाँ नहीं हो रहा है, परदेश में जा रहा है। इतना गरीब इलाका है, बिला वजह हमारे लोगों को तंग किया जा रहा है। मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप लोगों का एक शिष्टमंडल जाके मिले एसडीओ से कि साहब आज हमारा 7वां दिन गुजरा और कोई हम लोगों की खैरियत नहीं ली है आप लोग। अगर हम लोग की सुनवाई नहीं हुई तो आपके दफ्तर के आगे में हम आएंगे और मरण अनशन पर बैठेंगे, और नहीं होगा तो जहर का पुड़िया दीजिएगा, हम लोग खा के मर जाएंगे। लेकिन अगर बाल बच्चों को हम नहीं पाल सके तो हम कैसे जिंदा रहेंगे? हम चोरी नहीं करेंगे। हम इज्जत से कमाते हैं, इज्जत से कमाने दीजिए। अगर इज्जत से कमाने नहीं दीजिएगा तो इज्जत से आपके दरवाजे पे आके मर जाएंगे। ये बंदा उठाना पड़ेगा, वरना नहीं तो ये जालिम लोग इज्जत से तुमको जीने नहीं देंगे। इसलिए जाओ, मैं सारे लोगों से कहूंगा कि मजबूती से लड़ाई लड़ो। डाला का हम सरकार से मुतालबा कर रहे हैं कि डाला का टैक्स माफ किया जाए, बल्कि ये कृषि प्रधान क्षेत्र है, यहां तो ट्रैक्टर पर कोई टैक्स लगना ही नहीं चाहिए। तुम लो ना, बड़े बड़े लोग जो एसी चलाते हैं, जो गाड़ियां चलाते हैं, 5-5 गाड़ियां खरीदा, तुमसे लो। ये एक बेचारा किसान का जो काम करता है, मिट्टी में, कीचड़ में, धूल में, आंधी में चलाता है, तुम उससे भी टैक्स ले रहे हो। तो मैं बाबू, समय कम है, मुझे कई जगह जाना है अभी। आप लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं बिल्कुल सैद्धांतिक लड़ाई लड़ रहे हैं। आपने लोकतांत्रिक तौर पर अपनी लड़ाई की शुरुआत की है। मैं जिला पदाधिकारी से बात करूंगा, मैं एसडीओ से बात करूंगा कि आपकी दर्द और पीड़ा को ये लोग सुने, और अगर ये सुनने के तैयार नहीं है तो फिर जहां हक न मिले वहां लूट सही। अगर जहां शांति से बात न सुने तो फिर वहां पर जाकर के हंगामा बर्पा करना होगा। हम शराफत के साथ अपनी बात रख रहे हैं और हमारी बात प्रशासन सुने, सरकार सुने। अगर हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तो ऐसे वक्त में देखो, बेगूसराय में आज प्रति व्यक्ति आय 1 लाख से ज्यादा है। तुम्हारे यहाँ प्रति व्यक्ति आय 25-30 हजार है। माँ यहाँ पर तुम्हारा आदमी बीमार पड़ता है, यहाँ से पटना ले जाते हो तो गाड़ी ही का किराया तुमको 15,000 लग जाता है। हाजीपुर, वैशाली, गया, वहां किसी की माँ बीमार पड़ती है, दादी बीमार पड़ती है, वो 50 रुपया ठेला वाला को देता है, बड़े हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। अभी जान रहे हो नौजवानों, तुमको बताते हैं, तुम लोगों में से बहुत लोग तंबाकू खाते हो, छोड़ो इसको। नशीली सुपारी खाते हो, छोड़ो इसको। अभी पटने में जो एक हॉस्पिटल है महावीर कैंसर संस्थान, उसकी रिपोर्ट आई है, आज 1 साल पहले रिपोर्ट आई कि वहां जितने भी बीमार पहुंचते हैं उसका 30% लोग जो है वो सीमांचल का होता है। अभी हमारे फ्लैट में 12-12, 14-14 बरस के बच्चे हैं, 3-3 बच्चे एक ही दिन में देखा कैंसर का पेशेंट है। मैं आप लोग बड़ी मेहनत से कमाते हैं, नशीली चीज़ों से अपने आप को बचाइए। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ कैंसर की बीमारी हो रही है, इस बेईमान सरकार को उसके बारे में फिक्र नहीं है कि हमारे यहाँ कैंसर के रोगी का कैसे रोकथाम होगा। कैंसर का रोग सिर्फ तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट से नहीं हो रहा है। अभी यहाँ के पानी में आर्सेनिक एक चीज जिससे चमड़े की खराबी होती है, टीबी की बीमारी होती है और कैंसर भी होता है। आयरन है जिससे पेट की बहुत सारी बीमारी हो रही है, वो मात्रा ज्यादा है। अभी एक चीज पाई गई है, वो यूरेनियम है ना, बहुत ही खतरनाक धातु है। और अभी सैंपल सर्वे हुआ है, सिर्फ बहादुरगंज का नमूना लिया गया, यूरेनियम है, अररिया में भी पाया गया है, और उसकी वजह से लोगों को कैंसर होता है। कैंसर की बीमारी वहां होनी चाहिए जहाँ कल कारखाने हैं, जहाँ केमिकल का रिसाव हो रहा हो, जहाँ केमिकल का धुआं निकल रहा हो। हमारे यहाँ तो कल कारखाना भी नहीं है, तो हमारे यहाँ तो सबसे अच्छी सेहत होनी चाहिए थी, यहाँ का जलवायु सबसे अच्छा होना चाहिए था, फिजा अच्छी होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, उसके बारे में सरकार को कोई चिंता नहीं है। अभी देखो, एक बात और कह देता हूं मैं, अभी देखो, तुम हलवाई के यहाँ मिठाई खाते हो और उनके कढ़ाई में जो तुम्हारी जलेबी छनती है, प्याजू छानते हैं लोग, वो कब की कढ़ाई है? वो उनका दादा जो शुरू किया था दुकान, वो जो दादा तेल डाला था ना आज से 50 साल पहले, उसका पोता भी वो तेल लेके तुमको पिला रहा है। 2 किलो तेल डाला, छाकते छाकते 1 पाव तेल बच गया, रख दिया, फिर सवेरे उसका कचरा निकाल दिया और उसमें फिर 1 किलो तेल डाला, और वही जो तेल दोबारा उबाल कर पिलाया जाता है तुमको, उससे तुमको नाना प्रकार की बीमारी हो रही है, जिसमें कैंसर भी एक है। दूसरा मामला यह है
कि अभी जो तुम फास्ट फूड खा रहे हो, तुमको खाने उने में बहुत अच्छा लगता है चेहरा सब, जानते हो उसमें क्या है? उसमें दिया जाता है अजीनोमोटो, एक मसाला है जो चाइना से अभी मंगाया जाता है, और कोई सरकार देखभाल करने वाला नहीं है। और नतीजा हो रहा है उसको खाकर भी बहुत सारी बीमारियां यहाँ के लोगों को हो रही हैं। वही तुम फास्ट फूड खाओ दिल्ली में चूंकि सरकार की निगरानी है, वहां ज्यादा जाली मसाला नहीं, वहां कीमती मसाला किया जाता है, और सारे नकली मसाले तुम्हारे यहाँ होते हैं। अभी 1800-2000 रुपए में टीन मिलता है सरसों का, और यहाँ पर 1200 रुपए में भी सरसों का तेल बिकता है। तुमको मिलावटी सामान खिलाया जाता है। सरकार को हमारी सेहत के बारे में चिंता नहीं है, हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे उसकी चिंता नहीं है, हमारे नौजवानों को रोजगार कैसे मिलेगा उसकी चिंता नहीं है, हमसे नाना प्रकार का टैक्स धांधली कैसे वसूल करेगा। सारे बेईमान ऑफिसर, पहले किसी ने आना नहीं चाहता, अरे वह मियाँ लोग है, वह दलित लोग है, पिछड़ा है, और जब आ जाता है तो चाहता है कि मैं भी रहूं, मेरा बेटा भी आए, दोबारा पैरवी करके आता है। सिर्फ किस लिए आता है? कि यहाँ के नेता भी दलाली में शामिल हैं। रोड में जो एंट्री माफिया हो रही थी, वो एंट्री माफिया में तुम्हारे नेता लोग शामिल हैं, जिनको हिस्सा मिलता था। ये लोग कमीशन एजेंट हैं, इन लोगों ने रास्ता दिखा दिया तुमको लुटवाने का। रात को उनके साथ मिलकर लुटवाता है, और दिन को तुम्हारे साथ आके आंसू बहाता है। पहचानो इन जालिमों को, जिन लोगों ने साथ गांठ करके पुलिस वालों के साथ इस इलाके को लूटने का काम किया है। इसलिए बाबू सोचना समझना पड़ेगा, कौन है दोस्त कौन है दुश्मन, इसको समझना पड़ेगा, और लड़ाई लड़नी पड़ेगी। नेताजी उधर भाषण कर, ये सीखो अदब। जब कोई आदमी गुफ्तगू करे तो पहले बात सुनो। मामला यह है कि बेगूसराय कैसे आगे बढ़ा। अभी सबसे बड़ा कल कारखाना बेगूसराय में। मामला यह है कि बेगूसराय में एक बकरी भी दब जाएगी तो एनएच जाम कर देगा, और तुम्हारे यहां जवान के सीने पर भी गाड़ी चला देगा कोई, तो तुमको सड़क पर उतरने का हिम्मत नहीं होगी। अब अभी नेताजी को तलाश करोगे, नेता लाओ तब नहीं। अरे कौमें सिर्फ नेता से नहीं बदलती, आपको लीडर बनना है हक के लिए। जिस दिन आवाम खड़ी हो जाएगी उस दिन अफसर के बाप को भी जुल्म करने पर सोचना पड़ेगा कि यहाँ की जनता जागरूक है। अगर एक ट्रैक्टर वाले पर डंडा लगाएंगे या क्या कहते हो, कोई ट्रैक्टर वाले को मारा तो भाग जाते हो, भाई मैं बचेगा नहीं। अरे कमबख्त, तुम्हारे सामने जुल्म हो रहा है, तुम नहीं रोकोगे तो अगली बारी तुम्हारी है। इसलिए जब किसी पर जुल्म हो सारे लोग रोक दो और बोलो इनको कि अगर हमारे इन मामले में समझौता नहीं किया तो हम यहां पर सड़कों पर भी गाड़ियों को चलने नहीं देंगे। हम जिएंगे इज्जत से तो तुमको जीने भी देंगे, अगर तुम हमको इज्जत से जीने नहीं दोगे, हमको जिल्लत करोगे तो तुम्हारी गाड़ियों को भी गुजरने नहीं देंगे। लड़ाई लड़ोगे, हाँ होगा बाबू। माँ बनना चाहती है जो औरत, उसको दर्द सहना पड़ता है। आप बगैर दर्द के कोई माँ बनेगी तो माँ नहीं बन सकती है। दाढ़ी जो भी छिलवाते हो तो ब्लेड की चुभन होती है ना जी, नहीं छिलवाओगे तो पगला की तरह रहो तुम। मामला यह है कि लड़ना पड़ेगा। सब बात में खाली नेता, सब बात में नेता तुम्हारा सौदा भी कर लेता है, जरा इसका भी ख्याल रखो। और आप लोग संगठन बनाइए, 1-2 आदमी को अध्यक्ष बनाइए, सेक्रेटरी बनाइए। हम लोग यहाँ बड़ा बुरा हाल है अभी। अरे मैं हमारा सबको मिले चला हूँ, ऐसा कभी नहीं होता है। 10 ठो ड्राइवर ठो गाड़ी में बैठ जाओ तो 10 ठो ड्राइवर मिलाकर चला सकते हो क्या, है ना। अरे ये शरीर है ना, पाँव है, आंख है, आंख देखती है तो पाँव को भी कांटे से बचाती है ना। तो एक संस्था जब भी चलेगा तो संगठन से चलेगा, और संगठन जब भी चलेगा संगठन का कोई मुखिया तय करना पड़ेगा। अपने बीच में ईमानदारी के साथ आदमी को तय करो और ये संघर्ष करो। आप लोग यहाँ लड़िए, हम लोग इंशाल्लाह बात उठाते हैं और हम यहाँ भी बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी लड़ाई में हम सब साथ।